नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया है खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। वक्त तरमीमी बिल का मसवदा जेपीसी ने किया मंजूर। तब्दीली की तमाम तजावीज़ की मुस्तरद। अपोजिशन अरकान ने जताया सख्त एतराज़। कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर के जाय पैदाइश महू में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली। आरएसएस और बीजेपी को करार दिया आइन का दुश्मन। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज। सीएम धामी ने जारी किया ज़ाब्तों का पोर्टल। अपोजिशन ने कहा यकरंगी थोपने की नहीं, बराबरी लाने की है ज़रूरत। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जारी किया 15 गारंटियों का इंतखाबी मंशूर। सब तक पानी नहीं पहुंचने के लिए यूपी और हरियाणा सरकारों को बताया जिम्मेदार। और पीएम मोदी ने एनसीसी परेड के लिए सलामी कैडेटों को समझाए एक मुल्क एक इलेक्शन मंसूबे के फायदे। वक्फ कानून में तरमीम के बिल को उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी मंजूरी दे दी है जो इस बिल पर उठ रहे इतराज़ात का जायजा लेने और इसमें नई तजावीज़ पर गौर करने के लिए बनाई गई थी। कमेटी ने अपोजिशन की तरफ से पेश की गई तमाम तजावीज़ को मुस्तरद करते हुए बिल का वही मुतनाज़ मसवदा मंजूर किया है जो सरकार की तरफ से पार्लियामेंट में लाया गया था। जेपीसी के इस कदम को हुक्मरान ग्रुप के अरकान ने अपनी कामयाबी करार दिया है, जबकि अपोजिशन के अरकान ने इस पर सख्त इतराज़ किया है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जो वक्त के बिल पे मिला था, सरकार के द्वारा 44 संशोधन को लेकर के 1995 का जो प्रिंसिपल एक्ट वक्फ का था उसमें 44 संशोधन लेकर के आई थी। लेकिन सरकार ने स्पीकर साहब से आग्रह किया था कि हम ये संशोधन वक्फ की बेहतरी के लिए ला रहे हैं, आम लोगों के फायदे के लिए ला रहे हैं, लेकिन हम इसके बावजूद चाहते हैं कि ये वक्फ हमारे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके रेफर कर दे। हम इसको और बेहतर डिलीवरेशंस पूरे देश के स्टेक होल्डर्स के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ, माइनॉरिटी कमीशन के साथ, इस्लामिक स्कॉलर के साथ हम और डिटेल डिलीवरेशंस करना चाहते हैं। उस 44 संशोधन को जेपीसी को सुपुर्द कर दिया गया था। जेपीसी की आज उस 44 संशोधन पे जो है उस पे एक एक संशोधन पे चर्चा हुई। इसके पहले हमने 6 महीने के सारे डिटेल डिस्कशंस के बाद सभी सदस्यों से हमने संशोधन मांगे थे। यह हमारी अंतिम बैठक थी कि उस 44 संशोधन पे आप इस पे सहमत हैं या इस पे असहमत हैं। तो सभी सदस्यों के द्वारा, चाहे किसी पक्ष के हों, उन लोगों ने अपने संशोधन दिए थे। और आज इसमें जो हमारे कुछ सांसदों के द्वारा दिए गए थे उसमें 14 क्लाजेज पे या 14 संशोधनों में संशोधन स्वीकार हुआ है। वो भी संशोधन मूव करने पे वोटिंग के बाद बहुमत के आधार पर। विपक्ष ने भी संशोधन दिया था और विपक्ष ने सभी 44 संशोधन दिया था। हमने एक एक संशोधन मूव कराया और उस संशोधनों को हमने पुट टू वोट किया। लेकिन वोटिंग में उनके पक्ष में 10 वोट था और उसके निगेटिव में 16 वोट थे। इसलिए जो विपक्ष के द्वारा या उन लोगों के द्वारा जो 44 संशोधन के विरोध में थे, मैं विपक्ष क्यों कहूं, जो 44 संशोधन के विरोध में उन्होंने कुछ दिए थे वो मतलब टर्न डाउन हो गया। Whatever that they have fixed, they have done it. They didn't allow us to speak anything. No rules, no procedure has been followed. Initially, we have said about the documents which have sought for, give us the documents. Also the representation and the comments. All that things have not been supplied to us. Then started clause by clause discussion. We said, let us discuss clause by clause. First, let us discuss. Jagadambika Pal did not allow to discuss at all. Then he brought the amendment motion. Amendment motion, we have not allowed to speak at all in the amendment motion. He himself moved. He himself moved. Counted. Declared. Soladas. All amendments have been passed. He's a mover. Our amendments have been rejected. Announced. And their amendments have been allowed. Huh? This today's proceeding has a first proceeding. This is the black day of the democracy. The parliament procedure has been eschewed by them. Jagadambika Pal is the greatest blacklister of the democracy.
He is a man who has destroyed the democracy. सब कुछ खत्म कर दिया। और नीतीश कुमार आज उसको सपोर्ट किया और चंद्रबाबू नायडू दे हैव सपोर्टेड द बिल। चिराग पासवान हम लोग जानते हैं नीतीश कुमार आज के बाद वेंटिलेशन में चला जाएगा पॉलिटिकली। तो कुछ हम लोग को कुछ सुजोग कोई सुविधा नहीं दिया, कुछ नहीं बोलने दिया, हम लोग कुछ नहीं बोलने दिया। You will not believe that we are not allowed to speak a single word. So how many amendments have you moved? 44 amendments. Okay. 44 amendments. 44 amendments have been moved by the chairman himself on our behalf, and he himself counted, and he himself ordered. So one in all. He did not allow us to speak, to express our views on clause by clause. Right? Number one. He did not allow us to express our views regarding the amendment which we have brought. He did not allow us to give dissent, to speak of the amendment which they have brought. He did not allow us to speak a single word, single thing. मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू के मकाम पर कांग्रेस ने आइन के मेमार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को खराज अकीदत पेश करके यहां अपनी जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली का इनेकाद किया। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस के एमपी राहुल गांधी ने बाबा साहब के जाए पैदाइश पर रहे इस मकाम पर पहुंचकर यहां उनके मुजस्समे पर गुलपोशी की। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आइन की हिफाजत के लिए लड़ रही है, दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी आइन के खिलाफ है और उसको खत्म करना चाहते हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो संविधान को मानती है और इसके लिए लड़ रही है, और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी जो इस संविधान के खिलाफ हैं, अंबेडकर जी, गांधी जी के संविधान के खिलाफ हैं, इसको कमजोर करते हैं और इसको खत्म करना चाहते हैं। ये लड़ाई चल रही है। ये जो संविधान है, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, इसमें हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी सोच है। अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, बुद्ध भगवान, बसवना जी, फूले जी, नारायण गुरु जी, हिंदुस्तान के जो महापुरुष हैं, उनकी सोच और उनकी आवाज इस संविधान में है। कुछ दिन पहले आरएसएस के नेता मोहन भगवत ने कहा कि हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 में आजादी नहीं मिली, वो झूठी आजादी थी, सच्ची आजादी मोदी जी के आने के बाद मिली। भाइयों और बहनों, ये सीधा संविधान पर आक्रमण है। इन्होंने पहले, लोकसभा से पहले संविधान को रद्द करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि 400 पार हमारी सीटें आएंगी और जब सीटें आएंगी हम संविधान को खत्म कर देंगे, बदल देंगे। उनके सामने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, हमारे कार्यकर्ता खड़े हुए और लोकसभा में 400 पार छोड़ो, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को इस पर मत्था टेकना पड़ा था। जब वो अंदर घुसे थे, मत्था टेक कर घुसे थे। मऊ में कांग्रेस की रैली में कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर लीडरों ने भी कांग्रेस की इस मुहिम पर रोशनी डाली और मुल्क को आइन को दरपेश खतरात से लोगों को आगाह किया। महात्मा गांधी जी ने यह कहा था और वल्लभ भाई पटेल ने इनको उस वक्त जब गांधी जी को ये लोग गोली मारे
उनकी मृत्यु की है, तो उस वक्त वल्लभ भाई पटेल, जरा खामोश बैठो भाई, तुम्हारा जोश बाद में दिखाओ, चुनाव में उसमें 4 फरवरी 1948 को एक पत्रकार के सामने उन्होंने कहा, गांधी जी की मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो हर्ष प्रकट किया और मिठाई बांटी, उससे विरोध और भी बढ़ गया। इन हालात में सरकार की आरएसएस के खिलाफ कदम उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। ये वल्लभ भाई पटेल बोले। इस आरएसएस को उन्होंने इसको बंद करने का ऑर्डर दिया। वही वल्लभ पटेल के और नेहरू जी के बीच में ये लोग झगड़ा लगाते हैं। अरे भाई, वल्लभ पटेल ने बोला कि जो लोग गांधी जी को मारे, हमारे नेता को खत्म किए, उनको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, वो बयान करूंगा। तो आरएसएस को उन्होंने बयान कर दिया, वल्लभ भाई पटेल। और ये लोग बोलते हैं, आरएसएस के लोग ये बोलते हैं, अभी भी बीजेपी के लोग बोलते हैं। भाइयों, मैं सच बात ये बताना चाहता हूं, नेहरू जी भी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने ये कहा था, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा था? हमें मिलजुल कर रहते हुए भीषण सांप्रदायिक के उस विषय का नाश कर देना चाहिए। हमें मिलजुल कर रहते हुए भीषण सांप्रदायिक के उस विषय का नाश कर देना चाहिए जिसने हमारे युग के सबसे महान पुरुष को मार डाला। और एक बार पढ़ता हूं, सांप्रदायिकता के उस विषय का नाश कर देना चाहिए जिसने हमारे युग के सबसे महान पुरुष को मार डाला। उन ताकतों को जड़ से खोदकर उखाड़ फेंक देना चाहिए। ये नेहरू जी का शब्द है, मेरा नहीं। नेहरू जी ने ये कहा और आगे कहा, गांधी जी की हत्या पर समारोह करने वाले लोग, मिठाई बांटने वाले लोग, उनको भारतीय कहलाने का भी हक नहीं है। ये आरएसएस के बारे में नेहरू जी ने कहा। वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताया। तो ये खुद ही देशद्रोही है। आरएसएस, बीजेपी, ये खुद देशद्रोही है और दूसरों को कहते हैं कि ये लोग दूषित हुए। ये मेरे शब्द नहीं है, मैं ये तो शब्द वल्लभ भाई पटेल जी का लाया हूं, नेहरू जी का लाया हूं। और सभी ने मिलकर इस देश को जो बनाया, उन्हीं को ये लोग गालियां देते, उन्हीं को गोलियां मारे, उन्हीं को खत्म करे। तो इसीलिए आपको सोचना है। संस्थाओं को खोखला करना चाह रहे हैं, उसके खिलाफ मुहिम चलाएंगे और जनता का भरपूर समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जुमलेबाज कोई है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। उनकी बात तो छोड़ दीजिए, हमें उन्हें उनकी पार्टी ने खारिज कर दिया। उनको यहां कोई पूछता नहीं, वो प्रासंगिक होने की झूठी कोशिश कर रहे हैं। आज मऊ की ऐतिहासिक धरती से दलितों, वंचितों, पिछड़ों, आदिवासियों, शोषितों, उनकी एक बुलंद आवाज, एक हुंकार उठी आदरणीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी के स्वर से। ये बाबा साहब का जो अपमान 16 दिसंबर 2024 को संसद में श्री अमित शाह ने किया, उसके खिलाफ तो एक गूंज है ही, पर संविधान को तोड़ने की, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के अधिकारों को छीनने की हर साजिश के खिलाफ एक पूरे देश में उठने वाली एक बुलंद आवाज है जिसकी गूंज आज मऊ से पूरे देश में जाएगी।
उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने रियासत में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करते हुए इसके ज़ाब्ते आवाम के लिए जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी के ज़ाब्तों के पोर्टल का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके को तारीख साज करार देते हुए हर साल 27 जनवरी को यूसीसी डे मनाने का ऐलान किया है। कि ये सरलीकरण भी है और लोगों के लिए एक आसान रास्ता भी है। इसमें पोर्टल भी बनाया गया है और अभी इसकी शुरुआत हुई है। आगे चल के जो लोगों के लिए और सुविधाजनक हो और आसान हो, हम उसको निरंतरता से आगे बढ़ाते रहेंगे, आगे वो काम करते रहेंगे, जिससे लोगों को जो है हर काम करने में अपने घर से ही जो है उनके संपन्न हो पाए। यूसीसी दिवस मनाया जाएगा, आपने ये भी घोषणा की है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है और जो देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने जिस काम के लिए हमको सरकार में वो लेकर आए, हमें आशीर्वाद दिया और आज के दिन ये लागू हो रहा है, इसलिए इसको समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। कि देवतुल्य जनता से जो हमने वायदा अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया था, वो वायदा हम पूरा कर रहे हैं और आज पूरी तरह से उत्तराखंड देश का पहला राज्य हो गया है देश की आजादी के बाद, जो इस यूसीसी को देवभूमि उत्तराखंड के हर एक नागरिक के लिए, चाहे वो किसी पंथ, जाति, समुदाय, धर्म का होगा, सबके लिए लागू हो जाएगा और ये गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकल रही है। आने वाले समय में सबको लाभ देगी, सबको किसी न किसी प्रकार से सहायता करेगी। हर एक महिला के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए यूसीसी एक कवच की तरह काम करेगी। बच्चों के भविष्य के लिए भी, बुजुर्गों के सुरक्षा के लिए भी। आरजेडी के लीडर मनोज झा ने कहा है कि मुल्क में तरजीह न बराबरी को खत्म करने की होनी चाहिए, यकरंगी को थोपने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, बार बार मैं कहूंगा संविधान सभा की बैठक को जाइए। बहुत बहस हुई थी और तकसीम पार्टीशन के बाद, जो विभाजन के बाद हालात थे, जिसमें भरोसे का सूचकांक, आपसी सौहार्द न्यूनतम स्तर पर था। एक बार विमर्श करके देखें कि क्या आज भरोसे का सूचकांक बढ़ा है? मैं नहीं मानता, नंबर एक। नंबर दो, विविधता भरे इस देश में प्राथमिकता असमानता खत्म होने की चाहिए, न कि यूनिफॉर्मिटी को एक डॉग विसिल पॉलिटिक्स की तरह इस्तेमाल किया जाए। दूसरा, ये हिंदू मुसलमान का मामला ही नहीं है। छोटे छोटे जातियों, जाति समूहों के अपने रस्म और रिवाज हैं। आप उनको किस नजरिए से पेंट करना चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो 44 आर्टिकल में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में संविधान के निर्माण के वक्त डाला गया। मुझे ताज्जुब होता है कि 44 पर जाने से पूर्व एक धारा है 39C, उस पर क्यों नहीं चर्चा होती है? आय की असमानता, वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन, आज सबसे फौरी आवश्यकता इस देश में वो है। मैं तो धामी जी से भी कहूंगा कि 44 पर जाने से पूर्व 39C पर एक नजर डालिए और देखिए कि क्या ये हमारी प्राथमिकता में है। बस जो बात आप कह रहे हैं वही बात जेडीयू तौर पे कहा है कि यूसीसी के लिए जो माहौल चाहिए, जो भरोसे का सूचकांक चाहिए, पहले उसको तो बढ़ाओ भाई। वो तो आपने न्यूनतम स्तर पर डाल दिया। इतना जहर बो रहे हो ना पूरे समाज में, पूरा का पूरा समाज उस जहर को पी करके क्या क्या छवियां हम देख रहे हैं, क्या सरकार नहीं देख रही? दिल्ली असेंबली इंतखाबात से पहले आम आदमी पार्टी ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया है। इस मंशूर में खवातीन को 2100 रुपए महीना और तलबा को डीटीसी में मुफ्त सफर की सहूलत समेत कुल 12 गारंटियां शामिल हैं। इनमें 3 वो वादे भी फिर से शामिल किए गए हैं जो पिछले इंतखाबात के वक्त में किए गए थे, मगर वो अभी तक पूरे नहीं किए जा सके। पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज ने इन वादों के बारे में बताया। हर महिला को जो दिया जाएगा वो बिल्कुल नई गारंटी है। पुजारियों, ग्रंथियों को 18,000 रुपये महीना देना नई गारंटी है और आरडब्ल्यूएस को सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए हर महीने राशि देने जाना नई गारंटी है। नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे, ये बिल्कुल नई गारंटी है। किराएदारों के लिए अलग बिजली मीटर, ये नई गारंटी है।
सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन का मुफ्त इलाज होगा। ये नई गारंटी है। इन गारंटियों में 15 गारंटियों में 3 गारंटियां हैं जो पुरानी गारंटी हैं, जो पूरी नहीं हो पाई, इसलिए उनको इस साल पूरा किया जाए। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने अपने और दूसरी पार्टियों के वादों का फर्क लोगों को समझाने की कोशिश की। केजरीवाल की गारंटी का मतलब है पक्की बात, उसमें कच्ची बात कुछ नहीं होती है। जैसे ये लोग कभी कहते हैं संकल्प पत्र, कभी कुछ, सबको पता है वो फर्जी होते हैं। जब पहले चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि मैं 15-15 लाख दूंगा, उसके 1-1.5 साल बाद एक इंटरव्यू में अमित शाह जी से पूछा गया कि भाई प्रधानमंत्री जी ने 15-15 लाख देने का वादा किया था, तो अमित शाह जी ने कहा भाई वो तो चुनावी जुमला था। तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये दूसरी पार्टियां जो हैं, ये चुनाव में जो भी घोषणाएं करती हैं वो चुनावी जुमले होते हैं, वो अलग अलग नाम से करती हैं। जैसा भी सौरभ भारद्वाज जी ने कहा कि हम लोगों ने गारंटी शब्द इस्तेमाल करना चालू किया, तो अब इन्होंने भी गारंटी शब्द इस्तेमाल करना चालू कर दिया। गारंटी शब्द को भी बर्बाद कर दिया इन्होंने, वो भी इन्होंने एक तरह से अपने। तो अब ये केजरीवाल की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी नहीं है। ये पक्की वाली गारंटी है, उनके जैसी कच्ची वाली गारंटी नहीं है। आज हम 15 गारंटी जारी कर रहे हैं, 15 केजरीवाल की गारंटियां जारी कर रहे हैं, जो कि अगले 5 साल के अंदर पूरी की जाएंगी। अरविंद केजरीवाल ने पिछली बार किए गए पीने का पानी सब कॉलोनियों में पहुंचने के वादे को पूरा नहीं कर पाने के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार करार दिया। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर न जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गंदी राजनीति है। ऐसे तो कोई 2 दुश्मन देश होते हैं, उनके देखा गया था कि अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था। कहीं 2 देशों के युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन्स फेंक दिए जाते हैं। कहीं 2 देशों के युद्ध के अंदर पानी में जहर मिला के वहां पे जाने वाली नदी में डाल दिया जाता है। इस तरह से तो 2 देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है ताकि दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाए, दिल्ली के लोग मर जाएं और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, इतना मत गिरिए, इस हद तक मत करिए। आप दिल्ली वालों को पराया समझते होगे, हम दिल्ली वालों को अपना समझते हैं। दिल्ली हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं और कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने दूंगा और आप निश्चिंत रहिए। कोई बातचीत हुई सरकार से, हरियाणा सरकार से? अभी आतिशी जी और भगवंत मान जी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है और बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे उनसे मिलने का टाइम मांगा है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग इसमें तुरंत इंटरवीन करेगा और दिल्ली की जनता को इतनी बड़ी त्रासदी से तुरंत मुक्ति दिलाएगा।
मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने यौम जमहूरिया के मौके पर कोलकाता पुलिस के बैंड को कोलकाता के राजभवन में परेड करने की इजाज़त नहीं दिए जाने पर सख्त एतराज़ किया है। उन्होंने मीडिया को बताया है कि उनकी मुदाखलत के बाद ही कोलकाता पुलिस का बैंड अपना मुजाहरा पेश कर पाया है। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में सालाना एनसीसी परेड में पीएम मोदी ने शिरकत करके कैडेटों से सलामी कबूल की। इस मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने एनसीसी कैडेटों को एक मुल्क एक इलेक्शन के अपने मंसूबे के फायदे समझाए। आजादी के बाद काफी समय तक ऐसा होता था जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन फिर ये पैटर्न टूट गया। इसका देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। हर चुनाव में वोटिंग लिस्ट अपडेट होती, बहुत सारे काम होते, और आपने देखा होगा इसमें अक्सर हमारे टीचर्स की ड्यूटी लगती है। इसके कारण पढ़ाई प्रभावित होती है, परीक्षाओं की तैयारियां प्रभावित होती हैं। बार बार होने वाले चुनावों की वजह से गवर्नेंस में भी मुश्किलें आती हैं। इसलिए आजकल देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिबेट चल रही है। सब लोग इस विषय में अपने अपने विचार रख रहे हैं, और लोकतंत्र में ये मंथन बहुत आवश्यक है। हर कोई अपने विचार व्यक्त करे, जरूरी है। और डिबेट क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो, और हर 5 साल उसका समय जब निर्धारित हो तब हो, तो बीच में जो नए नए काम रुक जाते हैं उससे मुक्ति मिलेगी। भारत के युवाओं को भी मैं आज विशेष रूप से आग्रह करता हूं, एनसीसी के कैडेट से आग्रह करता हूं, माय भारत के वॉलंटियर से आग्रह करता हूं, एनएसएस के साथियों से आग्रह करता हूं, हम जहां भी हो इस डिबेट को चलाएं, डिबेट को आगे बढ़ाएं, डिबेट का नेतृत्व करें। हम बहुत बड़ी मात्रा में इस डिबेट के अंदर हिस्सा लें। ये सीधे सीधे आपके फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ विषय है। इंडोनेशिया की बहरी फौज के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अली ने दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को गुलाह अकीदत पेश किए। वो इंडोनेशिया के सदर के साथ हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। तो आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी सहारा।